देखो गॉस थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो गॉस थ्योरम से तीन एप्लीकेशन मैंने बताए थे कि तीन एप्लीकेशंस आती हैं। तो जो पहली एप्लीकेशन थी वो इनफाइनाइट वायर, मतलब किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, वो हमने देख लिया था। इसमें फॉर्मूला आया था λ/2πε0r। अब जो सेकंड है वो हमें निकालनी है शीट के लिए, इनफाइनाइट शीट अगर हमें दी है, और ध्यान सुनेंगे यहाँ पे शीट में दो शीट हो सकती है, या तो सिंगल शीट वाला केस आता है या डबल शीट वाला। तो जो पहला डेरिवेशन है वो आपका सिंगल शीट का आएगा और इसके बाद जो होगा वो डबल शीट का। लेकिन डबल शीट के डेरिवेशन के लिए आपको सिंगल शीट का एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होने वाला है कि सिंगल शीट वाला। और थर्ड जो है स्फीयर का, तो स्फीयर का लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट साल तो हट गया था सिलेबस से, तो उसको अपन देख लेंगे बाद में। अगर हटेगा नहीं तो अपन पढ़ लेंगे, और अगर हट गया होगा तो अभी छोड़ देते हैं उसको। तो अभी तो अपन शीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शीट कैसा, मतलब आप समझ रहे हो, एक ऐसी आपको ऐसा रेक्टेंगुलर शीट दी है, ठीक है, ऐसी रेक्टेंगुलर शीट दी है और उस पूरे पे यूनिफॉर्म चार्ज आएगा। तो इस शीट की वजह से किसी एक गिवन पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हमें निकालनी है इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? ये जो शीट है, इस शीट की वजह से किसी पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए ध्यान से देखिए क्या करना है, क्योंकि ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में मैंने ये बताया था कि गॉस थ्योरम कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत आसानी से निकाल देता है। जैसे हमारे पास इनफाइनाइट वायर था तो उसने निकाल दिया। अब बात आई शीट की, और ये शीट भी कैसी इनफाइनाइट शीट है। तो इसमें अगर हम गॉस थ्योरम लगाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब गॉस थ्योरम लगता है तो सबसे पहले बनाना पड़ता है गॉसियन सरफेस। तो ये जो इनफाइनाइट शीट है, ये जो दिख रही है आपको, ये तो इनफाइनाइट शीट है, लेकिन यहाँ पे ये जो सिलेंडर बना है ये आपका गॉसियन सरफेस है। याद रखना, अगर पॉइंट चार्ज आए तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होता है, लीनियर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंडर होता है, और शीट के लिए भी गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो ये जो सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये है आपका गॉसियन सरफेस। ये क्या है आपका गॉसियन सरफेस। लेकिन ये जो शीट है, ये जो शीट दिख रही है आपको, इस शीट की वजह से ही क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आइए ध्यान से देखिए करना कैसे है। तो अगर आप इस सिलेंडर को देखो, इस सिलेंडर को देखो, इस सिलेंडर में तीन एरिया दिख रहे हैं। पहला ये सर्कुलर एरिया, दूसरा ये वाला सर्कुलर एरिया, और तीसरा ये कर्व सरफेस एरिया। देखो ना, एक सिलेंडर, एक सर्कल ऊपर दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा होगा, एक सर्कल राइट में दिख रहा होगा, और ये कर्व सरफेस एरिया। तो हमें तीन एरिया से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स अगर हम चले, ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स ने क्या बोला था कि जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स यानी कि जो φE होता है, वो यहाँ पे तीन फ्लक्स का सम होने वाला है। देखो, एक फ्लक्स इस एरिया से क्रॉस करेगा, एक फ्लक्स से पीछे वाले एरिया से क्रॉस करेगा, और एक फ्लक्स कर्व सरफेस से क्रॉस करेगा। तो मैं इस वाले को दे देता हूँ एरिया नंबर 1, उसको एरिया नंबर 2, और कर्व को दूंगा मैं एरिया नंबर 3। तो यहाँ पे अगर मैं एक, यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ पहले, यहाँ पे फ्लक्स होगा φ1 की वजह से, φ2 की वजह से, और φ3 की वजह से, ठीक है। अब फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, अपन को पता है क्या होता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या लिख सकते हैं, E.ds, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें टोटल निकालना है तो यहाँ पे हम करते हैं इंटीग्रेट। तो फॉर्मूला तो ये होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे E.da कर लो इसको, E.da, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे तीन डीए बनाने पड़ेंगे हमें। तो ये पहला डीए है, ये पहला डीए, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होता है, तो ये हो गया आपका DA1 का डायरेक्शन। इसी तरह यहाँ पे ले लो कर्व सरफेस, ये कर्व ले लिया अपन ने, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये कर्व है, ऐसा ऊपर की तरफ है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं, ये DA3 है। और यहाँ पे देखो एक कर्व सरफेस यहाँ पे ले लिया एक एरिया, और इसका DA हो जाएगा इस तरह से, ये DA2। तो यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया पे ले लिया, क्योंकि इस पूरे एरिया का नाम है A1, तो इससे जो छोटा वाला एरिया बना इसका नाम दिया DA1। इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो देखो ये सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है और बाहर की तरफ है, इसी तरह ये भी सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, बाहर की तरफ है, इसी तरह ये भी सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, बाहर की तरफ है। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, बाहर की तरफ। तो इस शीट में अगर यहाँ पे इस सर्कल को देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड
और डीए वेक्टर ये पहले वाले सर्कुलर एरिया के लिए सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सेकंड वाले केस में देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो शीट में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आगे भी जाएगी और ऐसे पीछे भी जाएगी ऐसा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर और एरिया वेक्टर जा रहा है ऊपर, दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं जा रही है और एरिया वेक्टर जा रहा है ऊपर, तो इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आइए अब अपन देखते हैं जरा टोटल जो फ्लक्स होने वाला है फाई ई, तो फाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी ई डॉट DA1, यहाँ पे पहला एरिया आएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस फाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी ई डॉट DA2 और फाई थ्री की वैल्यू हो जाएगी ई डॉट DA3। है तो सही है? ये पहला फ्लक्स है कौन सा वाले से? सर्कुलर वाले से। जो दूसरा फ्लक्स है वो भी सर्कुलर वाले से, और ये तीसरा फ्लक्स है ये कर्व सरफेस से। अब हमें पता है डॉट हटता है तो क्या आता है, डॉट हटता है तो कॉस आता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई DA1 कॉस, बोलो कॉस कितना है पहले वाले के अंदर, कॉस कितना आएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन दूसरे वाले में भी अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस 0 ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा ई DA2 कॉस 0 डिग्री, प्लस तीसरे वाले के अंदर थीटा है 90, तो यहाँ पे हो जाएगा ई DA3 कॉस 90। अब cos 0 तो 1 होता है और यहाँ पे भी cos 0 1 होगा, लेकिन cos 90 0, तो ये वाले टर्म तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फ्लक्स देखो तो ये फ्लक्स हो जाएगा, ध्यान से देखिए cos 0 कितना होता है 1, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन DA1 प्लस इंटीग्रेशन DA2, और इसका तो कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे ठीक है। अब ध्यान से बोर्ड पे देखना, ऊपर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर फेंक देंगे, इंटीग्रेशन होगा DA1 का और इंटीग्रेशन होगा DA2 का। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बोर्ड पे देखना। देखो जो टोटल फ्लक्स है 5E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रखा, इंटीग्रेशन होने वाला है DA1 का, प्लस यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर करा, इंटीग्रेशन होने वाला है DA2 का। अब जरा ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक, ये है DA वेक्टर, ठीक है, ये छोटा सा एरिया है DA1, अगर ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सर्कल का एरिया मिल जाएगा क्या? इसी तरह अगर DA2 को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सर्कल का एरिया मिल जाएगा क्या? और हमें पता है सिलेंडर के अंदर जो ऊपर वाला सर्कल का एरिया होगा, जो लेफ्ट वाला सर्कल का एरिया होगा, वही राइट वाला सर्कल का एरिया होगा, तो यानी ये वाला सर्कल का एरिया और ये वाला सर्कल का एरिया दोनों क्या होने वाला है सेम। ध्यान से सुने, इंटीग्रेशन आप जब DA1 का करेंगे तो वही इंटीग्रेशन मिलेगा जो DA2 का होगा, और वो क्या होगा एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट का एरिया मिलेगा हमें, हम उसको मान लेते हैं A। हम क्या मान लेते हैं उसको A, मान लेते हैं जो सर्कुलर शेप है इसका एरिया है A, तो अगर इसका एरिया है A तो ये वाले सर्कल का भी एरिया होगा A। टोटल एरिया क्या है A, उसमें छोटा एरिया लिया था हमने DA1, तो DA1 को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया A, और यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे तो A। तो ध्यान से सुनो, इस DA1 की इंटीग्रेशन की जगह और इस DA2 की इंटीग्रेशन की जगह क्या लिख सकता हूँ A। तो जो टोटल फ्लक्स आ रहा है 5E, उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से E इंटीग्रेशन करा तो क्या मिला A, प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करा तो क्या मिला A, तो EA कितनी बार E हो गया, ये 5E इक्वल्स टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ EA। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सही है। हमने क्या करा है इस फर्स्ट स्टेप में, हमने गॉस थ्योरम नहीं लगाई अभी कहीं पे भी, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता है E डॉट DA कर दो, तो हमने क्या करा, 3 एरिया ढूंढे यहाँ पे, पहला एरिया ये था, दूसरा एरिया ये, तीसरा ये। तो ऊपर वाला जो कर्व सरफेस है उससे तो कोई फ्लक्स गया नहीं क्योंकि थीटा का 90, तो यहाँ तो खत्म हो गया। यहाँ पे और यहाँ पे हमने देखा कि cos 0 आया, तो फिर cos 0 को हटा दी तो 1 हो गया। और हमने ये देखा कि DA1 यानी इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा सर्कुलर एरिया मिल जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सर्कुलर एरिया मिल जाएगा, और ये दोनों सर्कल का एरिया सेम होगा। और हमने मान लिया इन दोनों सर्कल का कंप्लीट एरिया है एक, तो हमने वैल्यू रखी, यहाँ पे EA आ गया और ये आंसर आ गया 2EA। तो फर्स्ट इक्वेशन याद रखेंगे, यहाँ से आ गया 5E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ EA। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है ना, उसमें डेरिवेशन का अप्रोच सब जगह सेम रहने वाला है।
क्या सेम रहने वाला है, पहले फ्लक्स की डेफिनेशन लगाओ, वहां से एक फ्लक्स निकाल के लाओ, उसको इक्वेशन नंबर 1 दो, फिर गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकाल के लाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। निकालना क्या होता है हमेशा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लगाते हैं हम गॉस थ्योरम, तो बाय गॉस थ्योरम, अगर हमने गॉस थ्योरम लगाई तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है ना, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा चार्ज, जो गॉसियन सरफेस में है, कौन सा चार्ज, जो गॉसियन सरफेस में है। अच्छा, अब मान लो ये जो शीट है, जो शीट है, शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, शीट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सर शीट की जो क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको हम मान लेते हैं क्या है, सिग्मा। शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है ना, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मान ले शीट पे चार्ज है Q और एरिया है A, तो देखो कौन सा एरिया है वो ध्यान से सुनना। हम इस सिलेंडर को देखो, हम इस सिलेंडर से फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम गॉस थ्योरम जो लगाएंगे तो इसमें यहाँ पे जो चार्ज आता है वो चार्ज आता है चार्ज इनक्लोज, यानी वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस में है। तो देखो हमारे पास शीट थी, ऐसा शीट है, उस शीट को क्रॉस करते हुए सिलेंडर गया, तो सिलेंडर का सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला देखो, इसी के अंदर आपको चार्ज दिख रहा है, इसी के अंदर चार्ज दिख रहा है, ठीक है ना। तो एरिया कौन सा लेंगे, यही वाला एरिया, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिग्मा फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर पूरी शीट पे चार्ज है Q, ठीक है, लेकिन एरिया कौन सा लेना है, एरिया कौन सा लेना है, हमें सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, क्योंकि हम यहाँ का चार्ज निकालना चाह रहे हैं बाद में। देखो यहाँ से अगर आपसे पूछें कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, तो चार्ज का फॉर्मूला होगा सिग्मा इंटू ए। तो कौन सा एरिया लेना है आपको वो एरिया लेना है जहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा है। तो ये गॉसियन सरफेस में इतने भी दिख रहे हैं ना चार्ज, ये वाले चार्ज नहीं लेंगे, ये वाले चार्ज नहीं लेंगे। ये कौन सा एरिया है, ये सर्कुलर रीजन का एरिया है। तो अगर इसका एरिया ए था जो अपन ने माना, तो इसका एरिया भी ए है, तो बीच में अगर कहीं सर्कल बनेगा सिलेंडर के अंदर तो उसका भी एरिया क्या होगा, ए। तो ये वाला एरिया लिया मैंने ए, ठीक है ना। तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ए। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो फर्स्ट इक्वेशन गॉस डेफिनेशन से निकाल दिया फ्लक्स, दूसरा गॉस से निकाल दिया फ्लक्स। अब दोनों जगह फ्लक्स से करते हैं कंपेयर और लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आइए, तो ये है सेकंड इक्वेशन। और हमें फर्स्ट इक्वेशन में आपको याद दिला दूं तो फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह की आई थी, ये थी 2 ठीक है। तो ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, आप मत लिखना इसको, ये आपके पास ऊपर लिखी हुई है। और इक्वेशन नंबर 2 अभी आई है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर पहली और इक्वेशन नंबर दूसरी, तो मैंने क्या सिखाया कंपेयरिंग में, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों का राइट भी सेम होगा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें 2EA इक्वल्स टू, यहां से क्या मिलेगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू किसकी निकालनी है, ई की। तो यहां से ए से ए मर गया और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सिंगल शीट, या आप डेरिवेशन में यहाँ सिंगल भी मेंशन कर लेना। तो अगर शीट बोले तो वो सिंगल ही होता है, डबल में तो डबल मेंशन कर देगा। तो सिंगल शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें कहीं भी आर वाले टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। फॉर्मूला याद रखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन एरिया, एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसको पूरा नोट कर लेना और कोई दिक्कत हो तो स्कूल आके पूछ लेना। ओके।